चलिए आइए, आपकी 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं लगी थी क्योंकि थोड़ा सा काम था मुझे, और आज आपकी क्लास लगी है। और आज आपका हेडिंग है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, आपको इसके बारे में बताएंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। और हमने आपको इससे पहले न्यूटन का गति का नियम पढ़ा दिया है जो कि जड़त्व के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है इसको देख लीजिए, और आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए आपका क्या है, कह रहा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम किसे कहते हैं। कह रहा है इस नियम के अनुसार, कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर, कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती तथा बल की दिशा में होता है। क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है आपका, और कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, आपकी हेडिंग है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, फिर कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा बल की दिशा में होता है। क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा बल की दिशा में होता है। क्या कह रहा है, बारी फिर से कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में यानी कि संवेग में जो परिवर्तन हो, परिवर्तन की दर और उस पर आरोपित बल की अनुक्रमानुपाती तथा बल की दिशा में होता है। अर्थात डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू एफ। ठीक है, कह रहा है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू एफ, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल किसके है, संवेग के। आप यहाँ पे संवेग यानी कि जो डेल्टा पी लिखा यहाँ पे आपका संवेग है, जो डेल्टा टी है ये परिवर्तन होने में जो लगा समय है, यानी कि डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू एफ। ये आप सोच रहे हैं सर जी ये पे एरो क्यों लगाए हैं, ये वेक्टर है। वेक्टर आपको पढ़ाया जाएगा कक्षा 11 में, आपको वेक्टर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर आपका वेक्टर है, तो आप बस इसको एफ मानिए, वेक्टर को छोड़िए। कह रहा है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू वेक्टर एफ, या इधर देखिए डेल्टा टी का इधर भाग है, इधर जाएगा एफ में गुणा हो जाएगा। कह रहा है डेल्टा पी इक्वल टू वेक्टर एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि संवेग के नियम पर भी ये क्या है, आधारित। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती तथा बल की दिशा में होता है। कह रहा है किसी संवेग में, कह रहा है किसी संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा, आरोपित बल के अनुपाती तथा उस पर उसके बल की दिशा के क्या होता है, उसकी बल की दिशा में होता है। आपकी अगली हेडिंग है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्या है आपको ये बताएंगे। आपका पहला दूसरा नियम हो गया है, पहला मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया और आपकी 2-3 दिन क्लास लग नहीं पाई थी, और आज आपको पढ़ाया जा रहा है। कह रहा है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, कह रहा है इस नियम के अनुसार, कह रहा है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, कह रहा है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। कह रहा है न्यूटन गति का तृतीय नियम जो है, कह रहा है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि इसी क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी कहते हैं। मान लीजिए कि हम इस पर जितना बल लगाएंगे, इस पर हाथ पर, मेरा ये इस हाथ पे, आप इस हाथ से जितना बल लगाएंगे आपका दूसरा हाथ भी उतने बल लगाएगा। आप इस दीवार पर जितना बल लगाएंगे वो दीवार भी आपको उतने बल लगाएगी। उसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसी को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कह रहा है न्यूटन का तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, कह रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कह रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मान के चलिए जब आप अपने साइकिल के पैडल को, यानी कि जो लगा होता है जिससे आपकी साइकिल चलती है, जिसपे आप बल लगाते हैं, जितना आप पैडल पे बल लगाते हैं आपकी पैडल भी आपको उतना ही बल लगाती है।
यानी कि जिस कोई भी वस्तु आपको, अगर कोई मान लीजिए इस मार्कर को हम उठा रहे हैं, ये मार्कर जितना आप बल लगा रहे हैं उठाने में, उतना ये मार्कर भी बल लगा रहा है आपको उठाने के साथ साथ। उसी को कहते हैं क्रिया के प्रति क्रिया का बल। मान चलिए अगर आप हम इस व्हाइट बोर्ड को हम इस तरह दबा रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड भी उतना ही बल लगा रहा है जितना हम इस पर बल लगा रहे हैं। इसी को कहते हैं क्रिया के प्रति क्रिया का बल। अगर फिर से देखिए, कह रहा है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। कह रहा है प्रत्येक जितनी क्रिया आप करते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी विपरीत में क्रिया होती है, यानी कि आप जितना बल इस पे लगाएंगे उतने बल यह भी आप पे लगाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी संवेग। संवेग किसे कहते हैं? क्या किसी वस्तु के द्रव्यमान, कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा संवेग किसे कहते हैं तो आप बताएंगे संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा आप बताइए संवेग किसे कहते हैं? संवेग आप बताएंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान रहता है तथा उसमें निहित जो वेग होता है, उन दोनों के गुणनफल को यानी कि गुणा करने पे जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? वो संवेग प्राप्त होता है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। आपसे कोई पूछेगा संवेग कौन सी राशि है तो आप बताएंगे संवेग एक सदिश राशि है। यदि आपसे वो पूछ देता है कि वो संवेग क्यों सदिश राशि है तो आप बता दीजिएगा चूंकि संवेग को दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह कौन सी राशि है? इसीलिए वह एक सदिश राशि है। फिर क्या कह रहा है? इसे इस निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं, P = mv। आपको हमने बताया ना क्या होता है संवेग का परिभाषा क्या होती है? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान आपका यम है, यम मतलब द्रव्यमान और v मतलब क्या है आपका? वेग। ये देखिए द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को हम P से व्यक्त करते हैं। संवेग को हम किससे व्यक्त करते हैं? संवेग को हम P से व्यक्त करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि संवेग को व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का सूत्र क्या होता है? P = mv। यम आपका द्रव्यमान और वेग आपका और v आपका वेग है। आपको हमने परिभाषा में बताया संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। चलिए क्या है संवेग किसे कहते हैं? क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मान लीजिए ये वस्तु आपकी, देखिए इधर देखिएगा, ये आपकी वस्तु है, इसमें जो द्रव्यमान है तथा इसमें जो वेग है, वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। देखिए P = आपका यम v, यानी कि यम आपका द्रव्यमान, v आपका वेग है। P और संवेग को हम P से व्यक्त करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? चूंकि सदिश राशि इसलिए है कि संवेग को व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह संवेग, इसीलिए वह कौन सी राशि है? वह एक सदिश राशि है। फिर कह रहा है SI पद्धति में संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। SI पद्धति में संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगली हेडिंग आपका संवेग संरक्षण का नियम। संवेग का संरक्षण कैसे किया जाएगा उसका नियम आपको हम बताएंगे। देखिए कह रहा है यदि किसी निकाय पर, कह रहा है यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत है। कह रहा है यदि कोई निकाय हो उस पर यदि हम बाह्य बल ना लगाएं तो उस
उसका कुल रेखीय संवेग नियत या संरक्षित रहता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस पर कुल रेखीय संवेग नियत या संरक्षित रहता है। जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, आप जब तक उस पर कोई बाह्य बल अलग से बल नहीं लगाएंगे उसका क्या रहेगा, वो नियत रहेगा, उसका रेखीय संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, वो बदलेगा नहीं। यदि आप बाह्य बल लगा देते हैं उसका जो है संवेग दूसरा हो जाएगा, वो उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। कह रहा है यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है। कह रहा है यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल हम ना लगाए तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है और या संरक्षित रहता है। जैसे देख लीजिए नोट में क्या है, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर भी कार्य करता है। जो रॉकेट आप लोग होली कह रहे हैं, दीपावली में रॉकेट उड़ाते हैं, वो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर उड़ता है। जब आप उसमें आग जलाकर लगाते हैं तो ऐसे ऊपर जाता है ना, तुरंत ऊपर चला जाता है। वो किस पर आधारित है, रॉकेट जो है, रॉकेट जो उड़ता है ऊपर जाके विस्फोट करता है, वो रेखीय संवेग पर ही आधारित है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत या संरक्षित रहता है। या नोट क्या, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कह रहा है यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत या संरक्षित रहता है। नोट, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जो आपका रॉकेट आप लोग बहुत पटाखा फोड़ते हैं ना, वो रॉकेट बहुत उड़ाते हैं दीपावली में, है ना, जो रॉकेट उड़ाते हैं तो वो जो उड़ता है ऊपर, वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ता है ऊपर, अन्यथा वो वहीं पे इसे गोल गोल करके, अभी आप उसको जमीन पे फोड़ेंगे तो इधर चला जाएगा। अब आप उसको क्या करते हैं, या तो उसको किसी डब्बे में रख के फोड़ते हैं, जलाते हैं, तब ऊपर जाता है, और कहीं डब्बा टेढ़ा हुआ तो किसी के घर में चला जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर उसको आप अलग से अपना बाह्य बल लगा रहे हैं इसलिए वो इधर उधर जाए, लेकिन यदि आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएंगे तो वो सीधे ऊपर ही जाएगा। कह रहा है यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस पर कुल रेखीय संवेग नियत रहता है और रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले दिन मिलेंगे हम। कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम क्या, हमने प्रथम नियम बता दिया आपको। गति के प्रथम नियम में आपको हमने पढ़ाया कि वो जो है जड़त के, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, विरामावस्था में विरामावस्था में रहना चाहिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है ना। हमने आपको गति का वो प्रथम नियम था और वो जड़ के नियम पर आधारित है। ये आपका द्वितीय नियम है। देखिए द्वितीय नियम क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। क्या है कि बल की दिशा में होती है, अर्थात डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वेक्टर एफ। या फिर यहाँ पे देखिए डेल्टा टी का भाग उधर जाएगा, एफ में गुणा हो जाएगा तो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर एफ इंटू डेल्टा टी। फिर न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कह रहा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे आप किसी भी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वह वस्तु आपको उतना ही बल लगाएगी जितना आप लगाते हैं, उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर संवेग, कह रहा संवेग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। कह रहा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को हम P से व्यक्त करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह एक सदिश राशि है। इसे निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं, P इक्वल टू एम वी। आपका एम आपका द्रव्यमान, वी आपका वेग, P आपका संवेग। संवेग बराबर एम गुणे वी। कह रहा है कि इसका एसआई पद्धति में संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। कह रहा संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए
तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत या संरक्षित रहता है। कोई निकाय हो जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे, उसका जो बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उसका जो रेखीय संवेग रहेगा वो संरक्षित रहेगा और या नियत रहेगा। जैसे रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जो रॉकेट है आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आज आपकी वीडियो आपकी यहीं पे खत्म होती है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्मी मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।